साहब सबसे पहले तो अपने देश की सुरक्षा की बात कर लें। सीसीएस के पास ये 114 राफेल की और खरीदने की इसकी फाइल भी पहुँच गई है। वो सब भी बात हो रही है। साथ-साथ F-35 की भी बात हो रही है कि वो भी ऑफ़र है हमारे पास। तो भारत को कौन-सा लेना चाहिए हवाई जहाज़? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से इसका जवाब, इस सवाल का जवाब भी काफी आसान है। देखिए, F-35 एक अमेरिकन लड़ाकू हवाई जहाज है जो कि स्टेल्थ कैटेगरी, जिसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ग्राउंड रेडार्स जो होते हैं, जो कि दुश्मन की टो लेते हैं, उनको इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और ये अदृश्य होके, आप समझिए कि ये जाके अटैक करके आ सकता है। और ये अदृश्य होने के लिए इसके डिजाइन में काफी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं। जैसे कि इसका जो शेप ऐसा होता है कि इसमें बाहर की तरफ कुछ भी नहीं आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये रडार की वेव्स को रिफ्लेक्ट और उसको डिफ्लेक्ट करता है। अगर इसमें कोई बाहर से चीजें होंगी तो वो उसका रडार में इमेज को बढ़ाता है। तो इसलिए एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स, एक्सटर्नल वेपन पॉड्स जो पंखे के नीचे आप लगाते हैं, मिसाइल वगैरह, वो अगर लगाएंगे तो इसकी स्टेल्थ खत्म हो जाती है। ये होना बिल्कुल चिकना होता है और बिल्कुल स्मूथ होता है, और वो अगर प्रोफाइल इसकी खराब हो जाए तो वो स्टेल्थ उसकी खत्म हो जाती है। ये जो बॉम्ब वगैरह है वो भी अपने पेट के अंदर फोल्ड करके ले जाता है, बाहर से नहीं ले जाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, और ये इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है अगर इसको लॉन्ग रेंज पे जाना है या इसको ज्यादा मिसाइल कैरी करनी पड़ती है। तो ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का होता है। जबकि अपना रफाल जो है वो 4.5 जनरेशन है, नियर स्टेल्थ है। मतलब ये है कि स्टेल्थ का मतलब ये है कि रडार आपको देख सकता है कि नहीं देख सकता है। तो जहां तक कि F-35 ये काबिलियत रखता है अपने रडार एब्जॉर्बेंट पेंट और ये शेप वगैरह से कि वो करीब करीब ना दिखे, लेकिन F-35 जो है वो सॉरी रफाल जो है वो अपने को भी रडार में छोटा दिखाता है बाकी हवाई जहाज में, पर एक F-35 की तरह वो अपने को नियर इनविजिबल स्टेल्थ में कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन उसके अलावा भी हवाई जहाज में बहुत कुछ काबिलियत होती है जिसको हम देख सकते हैं। जहां तक कि स्पीड का सवाल है, जहां तक कि ऊंचाई में जो सीलिंग है उसकी, फ्लाइट में कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है, वो लड़ाई में कितना मनूवरेबल है, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है कनार्ड्स, मतलब पंखों के आगे भी छोटे पंखे और होते हैं ताकि ये बहुत जल्दी अपना डायरेक्शन बदल सकता है, वो है। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, एक स्पेक्ट्रा करके है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, काउंटर युद्ध करता है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। उधर ही जो आपकी F-35 है, उसमें क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है, सेंसर फ्यूजन है, मतलब जितने भी प्रकार के उसको इनपुट्स मिल रहे हैं वो इसको एआई के तरीके से वो उनको एक साथ डिस्प्ले करके फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है। और एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में, यानी वो अपने साथ एवेक्स, बगल के हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सबको एक नेटवर्क में लेके एआई कंट्रोल एनवायरनमेंट में पायलट के लिए बहुत सहायक होता है। और जो पायलट की हेलमेट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। जबकि राफेल में अभी तक ये फ्यूजन का सिस्टम नहीं है, सेंसर फ्यूजन का। और एक हेड अप डिस्प्ले होता है, उसकी विंड स्क्रीन में पूरी इंफॉर्मेशन आती है, हेलमेट में वो इंफॉर्मेशन नहीं आती है, जो कि एक F-35 में है। तो F-35 जिस अगर हमें स्टेल्थ चाहिए और हमें फ्यूचरिस्टिक उसका चाहिए तो वो है F-35 में। लेकिन रफाल अपनी मनोवरेबिलिटी, यानी कि उसकी घूमने की शक्ति, जी टर्न लेने की शक्ति, जो उसका एक्सेलरेशन है, उसकी हाइट सीलिंग है, और अगर डॉग फाइट में लग जाता है तो उसकी पलट खाने की जो काबिलियत है वो ज्यादा अच्छी है। तो इन दोनों में खासी टक्कर है। सवाल ये है कि किस देश को क्या रिक्वायरमेंट है। जहां की अगर आपको छुप के दुश्मन के अंदर जाना है तो F-35 ज्यादा है, लेकिन आपने दुश्मन को दूर से लेना है या फिर बहुत लॉन्ग रेंज, बहुत पीछे से टेक ऑफ करके लंबी रेंज पे आना है, तो उसमें आपको रफाल ज्यादा है। रफाल जो है अपने विंग्स के नीचे बॉम्ब्स, मिसाइल्स वगैरह, उसके पास जो हार्ड पॉइंट्स है वो अधिक है और उसको इस्तेमाल करता है। जबकि F-35 अगर अपने बाहर पंखों के नीचे, विंग्स के नीचे मिसाइल और बॉम्ब लेके जाए तो वो स्टेल्थ नहीं रहता है।
तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन मैंने टेक्निकल टर्म्स में किया है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमें कॉस्ट देखनी पड़ेगी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जो आपके पायलट्स की ट्रेनिंग है, आपके पास ग्राउंड हैंडलिंग उसकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है, और कॉमनलिटी ऑफ फ्लीट, मतलब आपको जैसे इंडिगो एयरलाइन है वो सिर्फ अपने एक किस्म का हवाई जहाज उड़ाती है, A320। तो उसकी पूरे के पूरे पायलट्स, ट्रेनिंग, मैकेनिक, वो एक ही चीज में उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब जगह हाजिर होते हैं। वैसे ही अगर आप देखो, रफाल हमारे पास पहले 36 थे, 26 हमने नेवी के लिए ले लिए। तो हमारे पास जिसको आजकल बोलते हैं इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम पहले से ही रफाल्स के लिए बना हुआ है। हमारे पास रफाल में ट्रेन पायलट्स हैं। रफाल जो है वो हमारे बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपके सुखोई है, मिराज है, इनके साथ इंटीग्रेटेड है, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम का इंटीग्रेटेड है। हमारे पास उसके रिपेयर के, मेंटेनेंस के हब्स हैं। और ये चीज बनाने में सालों साल लग जाते हैं। और इसकी इन्वेंट्री जो है, आप जिसकी इसकी लाइफ होती है उतनी आप इन्वेंट्री भी रखते हैं, मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह। एक नया अगर कोई खिलाड़ी आ जाता है, F-35 अमेरिकन है, उसके सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसके हर चीज अमेरिका में बनी हुई है, और रफाल की हर चीज यूरोप में बनी है। मतलब अगर आप आज रफाल और लेते हो तो आपके पास पहले से ही उसके स्पेयर पार्ट वगैरह पड़े हुए। आप लगा लीजिए मारुति कार ले लो, या फिर आप कोई फॉरेन से एक इंपोर्ट करके ले आओ नई गाड़ी अमेरिका की, जो अभी तक कभी इंडिया में आई ही नहीं है। जैसे लेक्सस ले लीजिए, आप कोई भी उसकी ले लीजिए। तो आपको पूरा पूरा उसका सिस्टम एक यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, पायलट्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो एक एयरफोर्स के पास विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज, उसके लिए विभिन्न प्रकार के इंजीनियर, विभिन्न प्रकार के मेंटेनेंस डिपो, विभिन्न प्रकार की लाइंस लगानी पड़ेंगी। और ये ठीक नहीं होता है। हमारे लिए लायक यही है कि हम जो पहले हमारे पास आते जा रहे हैं उसी का हम थोड़ा ज्यादा भी ले लें। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप देखें तो हमारे को अगर आज की तारीख में या F-35 और चाहे Su-37 हो या रफाल हो, क्यों चाहिए? वो इसलिए कि आज की तारीख में हमारी जो 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ गिर के 30 के आसपास आ गई है, और गिरते जा रही है। हमें जल्दी से जल्दी रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए। अगले 10 साल तक हमको एक स्टॉप गैप लगाने के लिए, स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद तो हमारे तेजस मार्क 2 और हमारा एम का, ये 2028-30 तक तेजस मार्क 2, और उसके बाद 35 तक जो है आमका के आने की उम्मीद है। और ये दोनों जो है, एम का जो है वो 5th जनरेशन फाइटर होगा, और ये हमारा लेगा। अभी अगर आज की तारीख में देखिए तो रफाल के लिए एक दो चीजों की बातचीत हो रही है कि हमें इसका सोर्स कोड नहीं मिलता है, और हमारे क्या इसमें मेट्योर मिसाइल अभी तक इंटीग्रेट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये तो अभी नेगोशिएशन की बात है। हाँ, जब अगर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, जब ऑप सिंदूर हो रहा था उसके पहले एक अर्जेंट हमने रिक्वेस्ट दी थी फ्रांस को कि हमें सोर्स कोड दे दीजिए रफाल का, क्योंकि हम उसमें अगर अपनी कोई अस्त्रा मिसाइल या कुछ अपना एड ऑन करना चाहते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर में ये इंटीग्रेट हो सकता है, जो कि उसमें नहीं, लेकिन उस समय हमें नहीं मिला था। तो हमें अभी, मेरे को काफी उम्मीद है कि जो सोर्स कोड है वो एक नेगोशिएशन तो अभी तक हुआ नहीं है। पूरे 114 तो हमारे सीसीएस ने क्लियर किया है। अभी जब हम नेगोशिएशन के लिए जाएंगे फर्दर 114 एयरक्राफ्ट रफाल के लिए बहुत बड़ी एक ऑफर है, और को प्रोडक्शन में वो आ जाएगा, हमारी असेंबली लाइन बनेगी, और वो सोर्स कोड भी देगा ही देगा। ये अभी हमें इसको सोच के अपने हाथ पीछे नहीं खींचने चाहिए, ये है। और दूसरा, आज की तारीख में क्योंकि F-35 हजारों की संख्या में बने हुए हैं और एक्सपोर्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट जो है वो F-35 की अगर सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदना है देखे तो वो कम है, 80 से $100 मिलियन तक की है। जबकि रफाल जो है 100 से 125 से 130 डॉलर तक हमको पड़ता है। वो क्योंकि अभी रफाल जो है वो 10, 20, 30 ऐसे करके बनती है, और ये जो है फैक्ट्री में हजारों में बनी हुई है। तो कॉस्ट पर यूनिट जो है F-35 कम है, लेकिन लाइफ टाइम कॉस्ट जो होगी वो F-35 बहुत महंगा पड़ेगा। उसको बहुत ज्यादा, उसका जो इंजन वगैरह वो है वो इतने सेंसिटिव है, मेंटेनेंस, ओवरहॉल ये बहुत महंगी पड़ेगी।
और जैसे कि आपने भी देखा था कोचिन में आके वो खड़ा हो गया था F-35 और 1 महीने तक वो उड़ नहीं पाया था। तो ये और दूसरी बात ये है ट्रम्प हो चाहे ना हो अमेरिका जो है कब अपनी टेक्नोलॉजी में हाथ पीछे खींच ले हमें नहीं पता। तो इसलिए बिल्कुल। F-35 के अगेंस्ट एक पॉइंट हो भी जाता है। जी।